हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसआई हो, लेखपाल हो या बीडीओ या उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनकी। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन का, जो कि आपके एग्जाम फास्ट YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो है पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि जो नंदा देवी जैव अभ्यारण्य है, जैव अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस राज्य में है। यदि हम लोग इसकी बात करें तो नंदा देवी जो जैव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है, तो ये देखिएगा पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में है। तो आप देखेंगे कि नंदा देवी पर्वतमाला भी है। नंदा देवी पर्वतमाला बहुत चर्चा में रहता है। पर्वतमाला तो ये कहाँ पे है, चमोली के पास है। चमोली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। क्लियर हो गया। चलिए आप लोग आंसर भी दीजिएगा, प्रयास करिएगा आंसर लगाने का, ताकि आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो आइडिया मिल रहे हैं या आप पढ़े हैं उसका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन का सांख्य पद्धति या संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये किसको कहा जाता है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक जो है किसको कहा जाता है, तो ये देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे। चलिए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक जो है किसको कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन का सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। तो ये देखिएगा गौतम है, बद्रायण है, पतंजलि है या कपिल ऋषि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो कि आप सांख्य पद्धति बोल रहा है, या सांख्य पद्धति मतलब होता ही है सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कपिल ऋषि, ऑप्शन ख। याद रखिएगा पतंजलि किसके हैं, योग दर्शन के हैं। किसके हैं, योग दर्शन। ठीक है, और आप देखेंगे बद्रायण या गौतमी किसके हैं। तो यदि आपको कमेंट्स करके बताना है कि बद्रायण किसके हैं और गौतमी किसके हैं, ठीक है, ये दोनों कमेंट्स करके बताना है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कुछ आप लोगों का भी कार्य होना चाहिए, बीच बीच में आपको छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर दे रहा है कि निम्नलिखित में से, ये देखिएगा निम्नलिखित में से दिल्ली तक के कलाकारों में मीर सैयद और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो मुगल बादशाह था, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर दे रहा है कि कौन सा मुगल शासक जो है आया था, और उस समय ये आपका मीर सैयद और अब्दुल समद थे। शाहजहां थे, जहांगीर थे, हुमायूं थे या अकबर थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका हुमायूं। हुमायूं के समय आया था, लेकिन ये अकबर के भी शासनकाल में दरबारी कवि रह चुके हैं। कौन है, दरबारी कवि, दरबारी कवि। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो चित्रकार थे, मतलब ये जो चित्रकार थे ये कहाँ से आए थे, फारस से आए थे। ऐसे कौन लाया था, हुमायूं लाया था, हुमायूं लाया था। इसका मतलब मुगलों में चित्रकला जो है हुमायूं ने प्रारंभ किया। अकबर ने चित्रकला वेधशाला बनवाया चित्रकला के लिए। और चित्रकला का स्वर्ण युग जो है मुगलों में किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, शासनकाल। क्वेश्चन ये देगा कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जो अब्दुल समद था या सैयद अली था, ये किसके दरबार में आए थे, हुमायूं के दरबार में आए थे। हालांकि किसके दरबारी, हुमायूं के बाद अकबर भी आया तो उसके भी दरबार में थे, लेकिन यहाँ पर आंसर देखिए गौ हो जाएगा। ठीक है, एसआई के लिए यहाँ तक कि लेखपाल, बीडीओ, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं सभी एग्जाम का ऑल ओवर है। आप शिक्षक भर्ती भी देखने जा रहे हैं तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को, जो बंगाल प्रांत था उसको दो भागों में विभाजित किया गया।
इसे हम लोग बोलते हैं एक सामान्य भाषा में बंगाल विभाजन। इसका सामान्य भाषा क्या है? बंगाल विभाजन है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बात वही है, 1900 में, 1903 में, 1935 में, 1905 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ये किसने आदेश दिया था? करजन ने। अच्छा, इसमें क्या विभाजन हुआ था? इसमें जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल हुआ था। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ये दिखाया गया था कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, बंगाल पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से जो है बंगाल विभाजन करना पड़ा। तो बंगाल पर प्रशासनिक नियंत्रण न होने के कारण जो है बंगाल विभाजन करने की बात आई। तो ये आपका जो है हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि बंगाल विभाजन किस लिए हुआ? प्रशासनिक नियंत्रण पे न होने के कारण। लेकिन इसका रीजन वो नहीं था, इसका रीजन था हिंदू और मुसलमान में जो है क्या करना, हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, आपस में ये लोग बांटना चाहते थे। और ये जो है बंगाल विभाजन 1900 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया 1905 में, और इसे अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया। अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। हालांकि आप देखेंगे 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गए इसके विरोध में। यहाँ ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, एसआई में ये क्वेश्चन दे सकता है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में आए थे? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में। कौन से आंदोलन आया था? स्वदेशी आंदोलन आया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की जो है रानी किसे कहा जाता है? मैडम कामा को, औड़ा आसफ अली को, सुचिता कृपलानी को, सरोजनी नायडू को। इसमें आप देखेंगे मैडम जो कामा है ये भारतीय जो है कह सकते हैं भारतीय जननी कहा जाती है। वहीं यदि रानी कहा जाए तो ये हो जाएंगी औड़ा आसफ अली, और वो भी किसका? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और भारत की जननी जो है, भारतीय आंदोलन की जननी, तो ये मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा ये जननी कहलाती है भारतीय, और ये कहलाती हैं औड़ा आसफ अली, ये आंदोलन की रानी कहलाती हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरोजनी नायडू कौन क्या कहलाती हैं? भारत कोकिला। भारत कोकिला किसको बोला जाता है? सरोजनी नायडू को बोला जाता है। अब देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए यहाँ पर 1950, 47 और 1935 और 1932 है। तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक एक अधिनियम आता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। यह अधिनियम कब आता है? 1934 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आता है, और इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आप देखेंगे 1 अप्रैल 1935 में क्या होता है कि आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक, और इसको राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? ये 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब बताइए इसका जो आंसर है, तो अधिनियम 34 के तहत 35 में हो गया, 1 अप्रैल 1935। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए चलिए अब देखिएगा, तो पूरा फुल साइज कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसके प्रतिरूप यहाँ पर देखिए जनसंख्या वितरण भी कह रहा है, ठीक है, और उसका घनत्व भी कह रहा है। जनसंख्या वितरण करना है और उसका घनत्व करना है। तो ये दोनों बातें किसके अंतर्गत आती? एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? ये जनसंख्या वितरण नहीं करता है, ये मानव सामाजिक सांस्कृतिक का अध्ययन करता है। मानव के सामाजिक का अध्ययन करता है और सांस्कृतिक का करता है, सांस्कृतिक का करता है। और वहीं डेमोग्राफी कहा जाए इसको छोड़ देते हैं। ऑन्कोलॉजी क्या करता है? ये चिकित्सा का अध्ययन करता है, जैसे ट्यूमर हुआ और बहुत सारी बीमारियां हो उसका अध्ययन करता है ऑन्कोलॉजी।
सोशियोलॉजी क्या होता है? वो तो समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या करता है? एक चित्रण विधि के माध्यम से जनसंख्या वितरण को वैज्ञानिक तकनीकी से क्या करता है? इसे दिखाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी जो है ये जनसंख्या वितरण को जो है निश्चित करता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश, इसका मतलब यहाँ पर हमारे राज्य का बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है? तो जो भरतनाट्यम है वो कहाँ पे है? वो तमिल में है। ओडिसी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ओडिसी भाई उड़ीसा में है। कथक कहाँ पे है? ये हमारे यूपी में है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो अब हमारा सबका सब क्लियर हो गया, चाहे वो पुलिस में आए, चाहे एसआई में आए, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, तो शास्त्री जो है यदि आएगा तो यहीं से आएगा। तो यहाँ पर ये सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये देखिएगा, ये कह रहा है कानपुर में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म, कि आपका कह सकते हैं कि लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में। तो इनका जो है कह सकते हैं एक गांव है चिरगांव। चिरगांव, ये गांव कहाँ पड़ता है? चिरगांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। ये पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर दे रहा है कि ये राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। क्यों? क्योंकि राज्य का मानवाधिकार आयोग, यही राष्ट्रीय रहता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर यदि राष्ट्रीय शब्द लिख देता, अब मानवाधिकार पूछता, तो कौन करता? भारत का राष्ट्रपति कर देता। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये जब भी कहेगा तो राष्ट्रीय शब्द आएगा तब ये कहेगा, और राज्य शब्द आएगा तो यही। तो इसका सही आंसर देखिए यही हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो देखिए आपका कह सकते हैं कि 26 दिसंबर, 26 जनवरी, या 9 दिसंबर, या 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। और वही बैठक यदि हम लोग आगे बढ़ें तो 11 को देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा ये बनाए थे। और वहीं 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को ये दूसरी बैठक हुई थी 1946 में ही। और ये बैठक जो है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होता है और फिर हमारा संविधान यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक आर्टिकल देता है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213 है। हालांकि हमें अध्यादेश एक कानून होता है, और यह कानून जो है कब बनाया जाता है, या ये अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद सत्र, मतलब या तो संसद सत्र में चल रही हो, या तो विधानसभा में कोई कानून बनाना है तो विधानसभा सत्र में न हो, विधानसभा सत्र में न हो, तो उस दौरान एक कानून विशेष लाया जा सकता है, और वो कानून केवल 6 माह तक ही लागू होगा, माह तक लागू होगा। अब ये कानून जो 6 माह तक लागू होगा, ऐसा कानून अध्यादेश द्वारा लाया जाता है। हालांकि इस कानून को लाने की जो पावर है दो लोगों के पास है, एक तो राज्यपाल के पास है जो अपना विशेष आर्टिकल का इस्तेमाल करके कानून बना सकता है, और दूसरा राष्ट्रपति के पास है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा यहाँ पर राज्यपाल पूछ रहा है, तो राज्यपाल के पास 213, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 213, 123, 313 ऐसे करके दिया है। 213 जो है ये आपका राज्यपाल के पास पावर मिलती है, और यही 123 कहेगा तो ये पावर किसको मिल जाएगी? राष्ट्रपति 123 के तहत
जब संसद सत्र में नहीं चल रही होती है तो वो चाहे तो कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसको हम लोग देखें तो ये देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिएगा कि नीदरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है या आपका जर्मनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। कहाँ पे है? हेग में। ठीक है, कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि बेहतर दिखाई दे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। तो ये हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। ठीक है, और जो यूएसए में है क्या क्या है? वो यूएसए में WB है, वर्ल्ड बैंक है, और यहाँ पर जो है IMF है, IMF, और यहाँ पर UNO है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ये सब जो पावरफुल एजेंसियां हैं वो कहाँ पे हैं? अमेरिका में है। यूके किंगडम, यहाँ पर जो है विश्व मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम है। और इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्य संस्थाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दे रहा है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। प्योंगयांग जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। ठीक है, हाँ। अब और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है कि 2024 में जो सैन्याभ्यास हुआ था शक्ति, वो कहाँ पर हुआ था? तो सैन्याभ्यास शक्ति जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा मेघालय, गोवा, राजस्थान, लद्दाख। तो इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय के किस स्थान पर हुआ था? तो अमरोई में हुआ था, अमरोई। इसका मतलब है कि मेघालय के अमरोई में एक भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है, वो कहाँ पड़ता है? अमरोई में पड़ता है। तो ये चीजें जो है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा कि हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर जो है ये कहाँ की नई राष्ट्रपति बनाई गई है? तो अब देखिएगा ये पनामा है, बुल्गारिया, आइसलैंड या अल्बानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत चर्चित में भी रही हैं क्योंकि राइटर भी रही हैं, फिर बाद में वहाँ का राष्ट्रपति बन गई हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि मापने की इकाई क्या है? मतलब जैसे हम लोग जो ध्वनि मापते हैं उसकी इकाई यदि बात किया जाए तो ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो ये देखिएगा आपका फ़ारेनहाइट है, कैलोरी है, न्यूटन है या डेसिबल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और वहीं यदि बात करेगा जो है बल का, तो बल आपका न्यूटन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट ये तो ताप मापता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ताप मापता है। कैलोरी जो है ऊर्जा मापता है। ये चीज़ है, तो इतना जो है आपको समझ में आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो फलों को पकाने के लिए एक गैस प्रयुक्त होती है, ये कौन सी होती है? एसिटिलीन होती है या एथिलीन होती है, मीथेन होता है या प्रोपेन होता है? तो ये क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। फलों को पकाने के लिए जो है ये कौन सी गैस होती है? तो एसिटिलीन गैस जो है होती है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने जो है 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य बढ़ाया था। तो ये कौन था? ये था बिंदुसार। ये बिंदुसार जो है ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। फिर बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक हुआ, जो कि सबसे बड़े क्षेत्र पर था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1857 के महान विद्रोह, 1857 के महान विद्रोह में 1857 के महान विद्रोह में 1857 के महान विद्रोह में कौन जो है आपका गवर्नर जनरल था? कौन गवर्नर जनरल था? 1857 के महान विद्रोह में कौन गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विलियम बेंटिंग था, वेलेस्ली था, लॉर्ड कैनिंग था, डलहौजी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा बेंटिंग जो था ये आपका पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल।
हालांकि इसने बहुत सारा परिवर्तन किया, जैसे सती प्रथा पर रोक लगा दिया, सती प्रथा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा ला दिया। इसका मतलब ये सभी जितने कारनामे थे ये किया। बेलेजली ये सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि। सहायक संधि जो है ये बेलेजली का ही है। और लॉर्ड कैनिंग ये आपका वायसराय भी बनता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल ही रहता है। भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, तो यही बनता है। लॉर्ड डलहौजी ये कौन है, ये 1853 में इसने ट्रेन चलवाई थी, 1854 में इसने बूट डिस्पैच लाया था, और यहाँ पर भारत में तार व्यवस्था करवाई थी, सबसे युवा था, और इसने सबसे ज़्यादा चर्चित था विलय नीति या हड़प नीति। विलय नीति या हड़प नीति की वजह से और ज़्यादा चर्चित हुआ। तो ये हमारा 1857 का विद्रोह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये वनडे के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और ऐसे लगातार ये पूछता भी रहता है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी झील है, बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पे है, रूस में है। और यहीं पे सबसे लंबी भी झील है, विश्व की सबसे लंबी झील, ये कौन सा है, कैप्सियन सागर, मतलब सबसे बड़ी और लंबी है कैप्सियन सागर झील। कैप्सियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काली मिट्टी को कहा जाता है, मतलब काली मिट्टी जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, रेगुर है, ह्यूमस है, बांगर है या क्रिस्टली है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे किसानों की मिट्टी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। तो इस तरह से काली मिट्टी का नाम रखा गया है। और वही यदि ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है, तो पर्वतीय मिट्टी में। किस मिट्टी में होती है, पर्वतीय मिट्टी में होती है। बांगर और खादर ये किस में आते हैं, ये जलोढ़ में आते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर आते हैं। क्रिस्टलीय मतलब होता है जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है बी आर अम्बेडकर जो है पुलिस अकादमी, तो ये हो जाएगा मुरादाबाद, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस अकादमी। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए मूल रूप से उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक पुलिस मुख्यालय कहाँ है, तो प्रशासनिक पुलिस मुख्यालय प्रशासनिक पुलिस मुख्यालय जो है इसकी हम लोग बात करें तो ये प्रशासनिक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। इतना ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। और लेकिन यदि देखा जाए सेकेंडरी आपका पहले प्रयागराज में था, और इसका सेकेंडरी एक मुख्यालय प्रयागराज में भी है। लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह काम होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने के साथ S-400 का सौदा किस देश ने किया। हालांकि S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आप समझ सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली को S-400 को भारत ने किस देश के साथ समझौता करके प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा आपका रूस के साथ प्राप्त किया है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में शब्दावली 1 टेराबाइट के बराबर होता है, मतलब कंप्यूटर की जो शब्दावली टेराबाइट होता है वो किसके बराबर होता है, 1024 बीट्स के बराबर, 1024 गीगाबाइट्स के बराबर, 1024 मेगाबाइट के या पेटाबाइट। तो इसका 1024 जो है गीगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। ये जो शब्दावली है ये टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पे कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है जो 1909 है उसमें भारतीय परिषद अधिनियम है, इसे किस रूप में जाना जाता है। ये मॉन्टेग चेम्स्फोर्ड सुधार है, साइमन कमीशन है, क्रिप्स मिशन है या मॉर्ले मिंटो है। 1909 में क्या था, मॉर्ले मिंटो सुधार था, ठीक है। और ये 1909 में आया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए जो है किया क्या गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किस अधिनियम ने किया था, तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ने किया था, जिसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया। और वहीं हम लोग साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन आता है। अब क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। चेम्स्फोर्ड सुधार की बात करें तो इसे 1919 में चेम्स्फोर्ड, यहाँ पर 1909 दिया है, तो इसका सही आंसर मॉर्ले मिंटो सुधार हो जाएगा।
अब ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि ये सभी जो है क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हो जाएगा कि भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है। भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है। भारत के महान्यायवादी है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, या भारत का महान्यायाधिकर्ता है। तो ये भारत का महान्यायवादी है, जो कि आपका क्या कर सकता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह विधि का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था, उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई। ये देखिएगा, उच्च न्यायालय की एक संस्था है जो पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई। तो 1950, 1885, 1947, 1862, या आप देखेंगे कि जो भारत परिषद अधिनियम आया था 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने भारत में 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय की अनुमति दी। ये 3 स्थान कौन कौन से थे? एक कलकत्ता था, ठीक है, एक आपका मद्रास था, मद्रास, एक आपका बॉम्बे था। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहली बार उच्च न्यायालय, और ये तीनों उच्च न्यायालय कब बनाए गए थे? 1862 में बनाए गए थे। तो ये आपका सही आंसर 1862 हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। हाँ, ये आपका आंसर जो है 1862 हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के एग्जाम की दृष्टि से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है कि ब्यूनर्स आयर्स किस देश की राजधानी है। जो ब्यूनर्स आयर्स है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्यूनर्स आयर्स किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपका बोलीविया है, वेनेजुएला है, या अर्जेंटीना है, या आपका क्या है, ब्राजील है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, ठीक है। और वेनेजुएला की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 2026 में वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिकी जो है सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का एक ऑपरेशन चलाया। तो आपको इसको कमेंट में बताना है कि वहाँ की राजधानी, क्योंकि वहाँ की राजधानी पर ही जो है राष्ट्रपति को कैप्चर किया गया था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले एक तूफान आया था जिसका नाम था रेमल। ये किस देश द्वारा इसका नाम रखा गया था? याद रखिएगा, कभी कभी पुराना दे देता है, और ये हो जाएगा ओमान। इसका सही आंसर ओमान हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स 2-2, 3-3 साल का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, ठीक है। हाल ही में जो है भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किया, मतलब भारत ने उसको बेचा है? म्यांमार को, थाईलैंड को, मॉरिशस को, या नेपाल को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो भारत ने अभी हाल ही में जो 14,000 टन, 14,000 टन बहुत होता है, और ये हम लोग वहाँ के पूरे देश का जो है चावल खुद जिम्मेदार ले लिए कि भाई हम ही लोग जो है आपके देश में सबको चावल खिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मॉरिशस, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ये देखिएगा 106, 160। तो यहाँ पर 2024 का भी दे सकता है और 2025 का, तो दोनों का आपको याद रखना है। तो 2024 का यहाँ पर रिपोर्ट देखा जाए तो हम लोग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान पे हैं? तो 159वां स्थान पे है। और वहीं 2025 की रिपोर्ट देखा जाए थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, मतलब 8 अंक माइनस आया है। तो फिर भी बहुत अच्छा नहीं है, इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। इससे मालूम होता है कि हमारी प्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है, हम लोग का जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है। इससे मालूम होता है, क्योंकि ये जो आंकड़े निकाले जाते हैं ना, ये महज 180 देशों में, 180 देशों में भारत की प्रेस की क्या स्थिति है, सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार जो चाहती है उस हिसाब से मीडिया चलती है। या तो हो सकता है कि मीडिया को डर हो सरकार का, लेकिन स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस देश में रहते हो उस देश में जो है प्रेस की स्वतंत्रता मिली है। आर्टिकल 90A, इसका मतलब ये कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को चौथी सत्ता बोला गया है, जिसे हम लोग कहते हैं
कि 90A के तहत चौथी सत्ता, मतलब ये जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये आपका व्यवस्थापिका होती है, उसी तरह से प्रेस पालिका एक प्रकार का चौथी सत्ता है। तो ये सब कुछ जो है किसके अंतर्गत आता है, 90A के तहत। लेकिन हमारी प्रेस अभी तो रिपोर्ट के अनुसार बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। तो आंत ज्वर, ये तो यौन संक्रमण नहीं है। हैजा नहीं है। रेबीज नहीं है, क्योंकि कुत्ते से होता है। सिफिलिस, सिफिलिस जो है यौन संक्रमण है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम किस वर्ष जो है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। 1862 में, 1861 में, 1860 में, 1863 में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1860। 1860 में एक कानून आया था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर 1860 में ये कानून आया था। ठीक है, सॉरी 1960 में ये कानून आया था कि पशुओं के प्रति क्रूरता आपको नहीं दिखाना है। अभी इस मामले को लेकर के, या कोई भी पशु हो या कोई जानवर हो, जैसे भी कुत्ता को लेकर के जो मामला नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में, अभी लगातार चल रहा था, तो ये जीवों के प्रति क्रूरता ही अधिनियम था 1960, जो कि ये पारित हुआ था 1960। आपका जीवों के प्रति क्रूरता अधिनियम था। तो वहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ये ट्रेंडिंग में भी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा जब ट्रेंडिंग होता है तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। मतलब जो गौतम बुद्ध थे, अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, यही बात इन्होंने कहा। यहाँ पर देखिए, अपना उपदेश दिया है, पहला शब्द लगाया नहीं है, तो यहाँ पर उपदेश भी हो जाएगा, तो भी वही हो जाएगा, आपका आंसर सारनाथ ही होगा। यहीं पे यदि सर्वाधिक दे देता, सर्वाधिक उपदेश, यदि ये शब्द सर्वाधिक लगा देता तो श्रावस्ती हो जाता। तब यहाँ पर क्या हो जाता, श्रावस्ती। ठीक है, और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यहाँ कोई उपदेश नहीं दिए थे। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। और वहीं लुम्बिनी में यदि देखा जाए तो इनका जन्म माना जाता है, जन्म, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, तो ये इनका पूरा का पूरा जो शहर है या स्थान है, ये इन्हीं से जीवन से रिलेटेड है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, मतलब एक संस्था बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय हरिजन संघ। ये संस्था किसने बनाई थी, B.R. अम्बेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, या नारायण गुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा जो है हरिजन। हरिजन पत्र इन्होंने लिखा भी था, एक हरिजन पत्र भी लिखा था और एक हरिजन संघ भी बनाया था। और बम्बई और થાણે के बीच जो है पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी। तो ये जो मुंबई और ଥାणे के बीच पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यही 1853। 1854 में बुड डिस्पैच आया था, डलहौजी ने ही लाया था, और ये ट्रेन भी डलहौजी ने ही चलवाया था। फिर 1854 में कलकत्ता में चली थी। ठीक है, और 1856 में डलहौजी की एक नीति आई थी जिसको हम लोग कहते हैं अवध का विलय। अवध का विलय 1856 में। 1858 में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत का एक एक्ट पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम शुरू हो गया, जहाँ पे सीधे ब्रिटिश क्राउन भारत पे शासन करने लगा था। राष्ट्रीय आयुष मिशन, ध्यान रखिएगा, आयुष मिशन किस लिए होता है, तो आयुष मिशन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो आयुष मिशन सरकार किसको क्या करती है, चिकित्सा करती है। चिकित्सा किसके अंतर्गत आता है, चिकित्सा आता है। आयुष मिशन के तहत चिकित्सा करती है सरकार, तो यहाँ पर स्वास्थ्य आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। जो साकी विज्ञान, ये फूल है, चकोतरा फल है, अंगूर है, सब्जियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साकी विज्ञान जो है ये किससे संबंधित है, तो फूल, चकोतरा फल, अंगूर या सब्जियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जियां से संबंधित है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और एक विशेष बातें हैं कि आप लोगों का ऑफलाइन सेंटर भी पांडेपुर में चल रहा है, जहाँ पे टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टाइप का टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर सुबह 8 से 9 मिल रहे हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो मिल रहा है वो आपको 11 से 12 मैथ मिल रहे हैं और 12 से 1 रीजनिंग मिल रहा है। कंबाइंड टेस्ट सीरीज 1 से
3 जो है यूपीएसआई के लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपके बैचेस भी हैं 8 से 12 बजे और 12 से 4 यूपी पुलिस के 2 बैच चल रहे हैं। आईएएस का एक बैच चल रहा है 10 से 2 बजे तक और एसएससी का बैच चल रहा है 8 से 12 बजे तक। इन सब बैच को आप पांडेपुर जो है वाराणसी में ऑफलाइन सेंटर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में है।